नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले वीडियो में हमने नीट 2024 के पेपर लीक की असली कहानी आपके साथ शेयर की थी और ये कहा था कि जब तक उन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी पेपर लीक नहीं रुक सकता। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम करा रही है उसके विश्वसनीयता को लेकर के 3 अहम सवालों पे चर्चा करूंगा जो फंडामेंटल नेचर के हैं और जब तक उन सवालों का सही जवाब नहीं मिलेगा एनटीए अपनी विश्वसनीयता साबित नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ अहम मुद्दों पर अपनी राय कायम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा शुरू करूं, आपसे 3 बातें शेयर करूंगा। पहली बात, अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक फ्री वेबिनार का मिलेगा और दूसरा सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का मिलेगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट शेड्यूल्ड है जो आपको चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अगर नहीं शेड्यूल्ड है तो आप सजेस्ट कर दीजिए, नया विषय भी कर दीजिए, हम आपको जोड़ेंगे अपने साथ। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे सोच में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा व्यवहार नहीं बदलेगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस उद्देश्य से मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन कर रहा हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स, जो छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग जिनका मॉड्यूल उपलब्ध है उनका मैं संचालन कर रहा हूं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसका लिंक अलग से है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, आप उसको क्लिक करिए, आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। और डिटेल में जानना है हर मॉड्यूल के बारे में, सिर्फ वेबसाइट पे जाइए, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, आपकी सारी शंकाओं का समाधान वहां पे मौजूद है और आप निर्णय ले सकते हैं। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है वो मैं करना चाहूंगा कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता हूं, मेरे को सफिशिएंट पेंशन मिलती है। मैं ये सारा का सारा काम नो प्रॉफिट नो लॉस में कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग रहा हूं। अगर आपके पास 1 घंटे से ज़्यादा समय खाली है तो उस समय का हमको दान कर दीजिए। हमको पैसा रुपया आपसे नहीं चाहिए, केवल आपका समय चाहिए और हमारे एक्टिविटी पार्टनर बन जाइए और अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे हमको सहयोग करिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक लिंक उपलब्ध है एक्टिविटी पार्टनरशिप का, उसको क्लिक करिए, स्कीम को समझिए और हमको ज्वाइन करिए और हमारी मदद करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग उन 3 सवालों पर चर्चा शुरू करते हैं जिसके कारण एनटीए आज अविश्वास का पात्र बन चुकी है। लोगों को संदेह हो गया है, तमाम आंदोलन, प्रदर्शन, सब कुछ हो रहा है। वो 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल कि एनटीए ने फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 2 बार क्यों बढ़ाई? दोस्तों, आपको मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि 9 फरवरी 24 के नोटिफिकेशन से फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 मार्च तय की गई। 30 दिन का विंडो दिया गया लोगों को फॉर्म भरने के लिए। फिर 9 मार्च को दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के 16 मार्च किया गया। फिर 16 मार्च को एक और नोटिफिकेशन निकाल के उसको 10 अप्रैल किया गया। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो 30 दिन का विंडो क्या कम होती है फॉर्म भरने के लिए कि 30 दिन को बढ़ा के 2 महीने से भी ज़्यादा कर दिया गया, 2 बार बढ़ाया गया?
और कहा यह जा रहा है कि स्टेक होल्डर का रिप्रेजेंटेशन था इसको लेकर के, उनको प्रॉब्लम हो रही थी पेपर अपना फॉर्म जमा करने में। सवाल यह है कि अगर आपके सिस्टम में ग्लिच है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम, को ठीक करिए। जब 5 मई को एग्जाम होना है तो बार बार अंतिम तिथि बढ़ाना हमारे समझ के परे है। मैं यहां कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कोई मालाफाइड इंटेंशन मैं एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। ये केवल जांच का विषय है कि जो लोग बाद में फॉर्म भरे उनका रिजल्ट कैसा रहा, कोई पैटर्न है, पैटर्न नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरी समझ के बाहर है कि 30 दिन का विंडो सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो 30 दिन में जरूर भर लेंगे। तो पहला सवाल ये, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एनटीए बार बार कहता है कि हाई पावर कमेटी ने डिसाइड किया। दोस्तों, मैं गवर्नमेंट पे रहा हूं, सबसे बेकार जो सिस्टम है वो कमेटी सिस्टम है, जिसमें कोई जिम्मेदार नहीं, वो सब जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति ने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया वो पर्सनल जिम्मेदारी ले, कमेटी में मत छोड़े उसके, वो कमेटी ने क्या कहा, कमेटी ने नहीं कहा। जिम्मेदार वो है जिसने अप्रूवल किया है। हाई पावर कमेटी का क्या मतलब होता है? कौन सा हाई पावर उनको दे दिया गया है कि जो चाहे मन में करे? वो 4 लोग मिलकर के किसी का मर्डर कर देंगे कमेटी मिल करके, तो वो अपराध नहीं रहेगा क्या? तो पहला सवाल ये, जिसका जवाब एनटीए को देना होगा। दूसरा सवाल यह है कि आपने ग्रेस मार्क क्यों दिया 1500 से ज्यादा लोगों को? उनका कहना है कि कुछ गलत पेपर मिल गया था, कुछ समय लोगों का खराब हुआ था, तो उनको कंपनसेट करने के लिए हमने कुछ उनको ग्रेस मार्क दिया। सवाल यह है कि जिस सेंटर पे प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई? पहली बात, क्या आपने कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी नहीं किया था? कैसे गलत पेपर खुला? अब खुला तो लीक नहीं हुआ क्या? कैसे टाइम खराब हुआ उनका? टाइम क्यों नहीं एग्जाम शुरू हो पाया? जब यह पेन एंड पेंसिल एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो यह प्रॉब्लम क्यों आई? टेक्निकल ग्लिच तो नहीं हो सकती? तो आपका लॉजिस्टिक प्रॉब्लम अगर आपकी है तो उसकी वजह से क्या है, आप कई लाख लोगों को आप पीछे ढकेल दोगे। 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 1500 से ज्यादा लोगों को आपने ग्रेस मार्क दिया है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर 2 नंबर ज्यादा मिल गया तो आप शायद 2000 रैंक पीछे चले जाओगे, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, उसमें ग्रेस मार्क देने का क्या मतलब है? अब इसको भी कहते हैं हाई एक्सपर्ट कमेटी ने हमको सुझाया था। ये कौन से एक्सपर्ट हैं जिनको इतना भी अंदाजा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस नहीं दिए जाते हैं? दूसरी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट में खुला कर रहे हो कि ये कोर्ट का न्यायालय का आदेश है जिसके तहत हमने ये काम किया है, और उस न्यायालय का आदेश अगर पढ़िए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीज मेडिकल पे लागू नहीं होगी, इंजीनियरिंग पे लागू नहीं होगी, फिर भी आपने दिया। अगेन मैं मोटिव नहीं अटैच कर रहा हूं कि आप किसी गलत इरादे नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेगा उसको। तो ये हमारा दूसरा सवाल है कि मेरी समझ से ग्रेस मार्क देना बिल्कुल गलत है, मालाफाइड है, बोनाफाइड है, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि आप पेपर प्रिंट कहां करा रहे हो? हमने कई जगह जानने की कोशिश की, कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमको जहां तक पता चला है कि यह प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, ठेके पे छपता है, ठेके पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ ठेके पे होता है। सवाल है कि एक ऐसी बीमारी जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण अपने आप एक बीमारी है, और वो आप लेके आ गए नीट में पेपर छपाने में और पेपर को छापने के लिए आ गए। मैं कह रहा हूं कि जब प्रिंटिंग प्रेस आपका जो करेंसी नोट छपता है नासिक के सिक्योरिटी प्रेस में, तो पेपर क्यों नहीं छप सकते? इसके लिए क्यों डेडिकेटेड प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाया जा सकता गवर्नमेंट द्वारा, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल हो A to Z, नीचे से ऊपर तक? डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के लोग क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं कर सकते? आपको ये पता होना चाहिए कि एक चतुर्थ श्रेणी का इस एम्प्लॉय भी जब गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन करता है तो 30,000 से कम तनख्वाह नहीं पाता है, और 30,000 से कम तनख्वाह पाने वाले प्राइवेट सेक्टर में 90% लोग हैं, 90-95% हैं। तो जिस आदमी की तनख्वाह ही 10-12,000 15,000 है, उसको कोई अगर 2 लाख भी दे देगा तो उसने कुछ भी करेगा। तो आप मैं मुझे मार की बात कर रहे हैं,
ट्रांसपोर्टेशन में आपने ट्रक लगाए प्राइवेट, ठीक लगाया, सुपरवाइजर कोई गवर्नमेंट का उस पर नहीं है, वही प्राइवेट लोग हैं। कुल उठाने वाले निकालने वाले प्राइवेट हो सकते हैं, लेकिन सुपरविजन तो गवर्नमेंट का भी कर सकता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर है, ये सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया गया। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें काफी कम हैं, लोग हैंड टू माउथ हैं, ये किसी छिपा नहीं कि आज हर सरकार में, स्टेट में चाहे सेंटर में कोई डिपार्टमेंट हो, काफी लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, ठेके पे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठेके पे क्लर्क काम कर रहे हैं, ठेके पे तहसील चल रही है। ये क्या तमाशा मचा रखा है? वहां आप कर रहे हो, लेकिन आप आगे यहां भी लेके आ गए आप उसको। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ठेकेदारी प्रथा का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेपर छपवाएंगे, बंटवाएंगे, तो लीक का चांस तो होगा। अगर मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम होता तो चांसेस कम होते, तुरंत सबमिट करना पड़ता, या वो मार्कशीट है तो किसी ने बोला खाली छोड़ दो मैं भर दूंगा। ये तमाम चीजें सेंटर पे हो रही है। जो सब में होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में पहले यही होता था करप्शन, कि आप छोड़ के चले जाओ, मैं भर के जमा कर दूंगा, और लोग नंबर पा जाते थे, पास हो जाते थे, भले डिजर्व करें ना करें। तो अगर ये धंधा यहाँ चालू हो गया कि आप वो मार्कशीट में वही क्वेश्चन करी जो आता है, बाकी छोड़ दिए, हम भर देंगे आपके भी, आप पे साल भर बैठे हुए वहाँ पे, अब बाद में उसको पैक करके भेज देंगे। सेंटर इंचार्ज मिला हुआ है, कक्ष निरीक्षक मिला हुआ है, तो कौन रोकेगा इसको? तो आपने ऐसा सिस्टम जानबूझ के बनाया हुआ है या अनजाने में बनाया हुआ है जो लीक प्रूफ है ही नहीं। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आओ और लीक करो। तो दोस्तों ये 3 ऐसे सवाल हैं जो एनटीए को संदेह के घेरे में डालते हैं, और जब तक एनडीए इन तीनों सवाल का सही जवाब नहीं देगा, चाहे कोर्ट को, चाहे पब्लिक को, चाहे वो स्टूडेंट को जिनका जीवन खराब हो रहा है, मैं नहीं मानता कि इस समस्या का समाधान होगा। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है असली कहानी, उसमें जो 5 मुद्दे हमने उठाए हैं वो तो फंडामेंटल हैं। और ये भी एक फंडामेंटल मुद्दा इसके अंदर है कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया आपने, गवर्नमेंट सिस्टम ने क्यों नहीं मैनेज किया इसको। 4000-5000 सेंटर पे आप एग्जाम ले रहे हो, 4000-5000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल हैं स्कूल में, वहाँ करिए। प्राइवेट सेक्टर को लाने की क्या जरूरत है किसी को, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट किसी को भी लाने की क्या जरूरत है? इतने टीचर्स हैं हमारे पास जो इसको कर सकते हैं, कम से कम वेल पेड है वो, कम से कम की नौकरी का सवाल है उनके। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, आज यहाँ निकालो कहीं और चला जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला जुला के मैं कहना चाहता हूँ कि जो नीट का पेपर तथा कथित रूप से लीक हुआ है, या जो भी इसमें प्रॉब्लम हुई है जिसको लेकर तमाम आंदोलन हो रहे हैं, उसके पीछे एनटीए की अपनी गलतियां हैं, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है उसका, और उसको इसके लिए जरूर टेकअप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है ग्रेस मार्क आप नहीं दोगे, दोबारा एग्जाम कराओ, लेकिन क्राइम तो आपने कर दिया ना। अगर किसी को आप छुरा भोग दिए हो, ना मरे, तो इसका क्या मतलब है? आपने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया आपने, उस क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी क्राइम किया है एनटीए में, जिस अधिकारी ने किया है, जिसने भी किया है, या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ है, उसको सजा मिलनी चाहिए, और बराबर मिलनी चाहिए। और दोबारा मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा जाने के पहले कि जब तक हमने जो भी फंडामेंटल सवाल उठाए हैं पहले वीडियो में या आज के वीडियो में, जब तक इसको सरकार टैकल नहीं करेगी, ईमानदारी से नहीं करेगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक नहीं रुक सकता। मेरा ये दावा है। दोस्तों मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा अच्छा पढ़ेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना आ जाए, कूड़ा करकट न जाए जो कि चारों तरफ भरा हुआ है। न्यूज़पेपर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, सोशल मीडिया लीजिए, कूड़ा ही कूड़ा है, और वही कूड़ा खूब देख रहे हैं लोग, करोड़ों में देख रहे हैं, करोड़ों में लाइक्स आते हैं। अगर आप उस भेड़ चाल का पार्ट है तो हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सही चीज़ अगर आप लोगे तो सही चीज़, सही पर्सनालिटी बनेगी आपकी, आप सफल होंगे। एक बात और है, स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा डाइट लीजिए, डिसिप्लिन लाइफ जीजिए, अपने को इम्प्रूव करिए। दोस्तों हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाएंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जरूर आप हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।